Very, very good morning to all my dear students. Good morning, good morning, good morning. Please बैठे. चार की थी तो पांचवा देख लो अब आप. Services provided by one zone division under Ministry of Railway to another zone division under Ministry of Railway. ये रीड करके देखो पांचवा पॉइंट. देखो जैसे रेलवे है ना, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है. नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे वगैरह वगैरह. तो एक जोन दूसरे जोन को सर्विस देता है तो पेमेंट लेते हैं आपस में हिसाब किताब करने के लिए. तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. जैसे मान लो अब यहाँ से छठ पूजा पर दिल्ली से 100 गाड़ियाँ चलानी है. अब 100 गाड़ी कहाँ से आएंगी? तो इनको बोला कि भाई तुम 50 गाड़ियाँ अपनी भेज दो हमारे पास, पेमेंट ले लेना. तो इस तरह से ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं. तो जो आपस में सर्विस देंगे उसका पेमेंट तो लेंगे लेकिन जीएसटी नहीं लेंगे. बस ये पढ़ के देख लो. पांचवा पॉइंट. अब छठे पॉइंट में जो हमने GSTR 4 रिटर्न की थी ना, GSTR 4 कंपोजिशन डीलर की, वो कब तक फाइल करनी थी? अगले साल की 30 अप्रैल. अगले साल, लेकिन अब वो बदल दिया है अगले साल की 30 जून. GSTR 4. अब देखो पॉइंट नंबर 7. ये थोड़ा समझने वाला है. सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज वैल्यू सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ प्रोवाइडेड दैट द अकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड फॉर ए मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 90 डेज. ठीक है, इसको रीड करके देखो. देखो पहले ऐसा था कि अगर एक पर्सन जाएगा, मान लो दिल्ली के बाहर किसी होटल में रुके, तो जितना भी रूम रेंट लगेगा ना प्लस जीएसटी लगेगा किसी भी होटल में रुको. अब इसमें कन्फ्यूजन ये आ रहा था, मान लो एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने गया और वो जाके कहीं पे रुका, तो वो कह रहे जी आपको भी देना पड़ेगा, जीएसटी तो लगेगा. वो कह रहे मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई, मैं तो एक दिन के लिए थोड़ा आया हूँ, मैं तो 6 महीने के लिए आया हूँ. तो हमें नहीं पता, स्टूडेंट हो जो मर्जी हो. ऐसे मान लो किसी को जॉब करना है, इकट्ठे रुकना है, गवर्नमेंट ने फिर ये कर दिया, अच्छा ऐसा कर लो, अगर आप कम से कम 90 डेज रुकेंगे तो समझ जाएंगे भाई आप कोई बिजनेस वगैरह या स्टूडेंट होगे, जरूरी होगा आपके लिए. और पेमेंट जो है 20,000 रुपये महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पर डे का हिसाब नहीं होगा, पर मंथ का हिसाब होगा. तो हम ऐसा कुछ समझ जाएंगे कि आप स्टूडेंट हो या बहुत नीडी एम्प्लॉई हो, लग्जरी वाले नहीं हो. 20,000 रुपये महीना कौन सा होटल देगा? तो फिर चलो हम जीएसटी छोड़ देंगे. अगर 20 से ज़्यादा लगा या 90 से कम लगा तो लग जाएगा. देखो क्या लिखा है. सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ लेस देन और इक्वल टू 20,000 तक चलेगा पर पर्सन पर मंथ. प्रोवाइडेड, ये जो अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी कम से कम कितना दिन हो? मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. अच्छा, ब्रेक करके 90 नहीं, 10 दिन रुक के चले गए फिर 15 दिन के लिए आगे, वो नहीं. ये लगातार चलेगा 90 डेज कम से कम. तो इसके ऊपर जो है जीएसटी को हम माफ़ कर देंगे. ये एंट्री मतलब एग्जाम में आ सकती है. ये ऑलरेडी आपको पता ही है. एज पर रूल 59 स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाईज एक्सीडिंग 1 लाख. पहले 2.5 लाख था ना, हमने चेंज कर दिया था बुक में. 1 लाख के ऊपर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करोगे दूसरी स्टेट में तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. GSTR 1 में रिपोर्टिंग करनी है. रजिस्टर्ड की तो हमेशा करनी होती है, अनरजिस्टर्ड की कभी नहीं करनी होती. लेकिन 1 स्टेट टू द अदर में एज ए स्पेशल केस 2.5 लाख के ऊपर होती थी, अब 1 लाख के ऊपर है. ये हमने साथ साथ वहाँ भी ठीक कर लिया था. ठीक है. पॉइंट नंबर 9 सेक्शन 16(6). ये शायद जो सी शूट का मटेरियल मैंने करवाया था ना, शायद उसमें था, एक बार पता लग जाएगा. इफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड एंड इनपुट एस्टेट कुड नॉट बी अवेल्ड but subsequently cancellation is revoked and all returns are filed within 30 days of the date of revocation cancellation order. In such cases, ITC can be availed even if time limit of 16(4) has expired. Mr. X issued one invoice in March 25. In this case, ITC can be availed up to 30th November 25, but registration has been cancelled on 1/8/25.
He has not availed ITC till this date. Cancellation was revoked on 1st Feb 26 and all returns were filed within 30 days. In this case, ITC can be availed during this period of 30 days, even if time limit of 16/4 that has expired. ये था उसमें स्टेटमेंट वाले में नहीं था। चलो अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अब देखो अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने सामान खरीदा किसी से 24-25 में, मान लो मार्च 25 में, तो आप मुझे बताओ इसका मैं आईटीसी कब तक ले सकता हूँ? जिस साल की इनवॉइस है अगले साल के 30 नवंबर तक मैं आईटीसी ले सकता हूँ, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये लिमिट थी सेक्शन 16(4) के अंदर। भैया आपने पहली बात तो मार्च में ख़रीदा तो आप तुरंत लो ना, अप्रैल में ही लो। जी मेरे पास काम बहुत थे तो मई में ले लो, जी काम बहुत थे तो जून में ले लो, काम बहुत थे। कोई तो लिमिट लगाएंगे, तो ये लिमिट है सेक्शन 4 में। अब क्या हुआ कि 1 अगस्त 25 को मेरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया और आईटीसी मैंने लिया नहीं क्योंकि टाइम है। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो अब मैं आईटीसी ले नहीं सकता, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। और रजिस्ट्रेशन रिवोक हुआ 1/1/26 को। अब ले सकता हूँ लेकिन टाइम निकल गया। तो मैंने गवर्नमेंट को बताया इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो ले लेता सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट तो आपकी गलती से कैंसिल हुआ होगा, हमारी गलती से हुआ है। मैं हो सकता है आपकी गलती से हुआ तभी तो रिवोक हुआ, नहीं तो रिवोक क्यों होता? गलती तो किसी की भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट से फिर एक काम करो, जब ये रिवोक हुआ है इसके 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी जितनी भी पुरानी रिटर्न वगैरह है वो तो पहले भी था, आपको भरनी है। क्योंकि जब आप कैंसिल हो जाएगा तो रिटर्न भरनी बंद हो जाएगी, नील भी नहीं जाएगी। और जैसे रिवोक होगा, ध्यान करिए रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में था सारे कुछ करना पड़ेगा। इस पीरियड में जो सेल किया उसकी भी इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस बनानी पड़ेगी, पूरा पार्ट द्वारा से आएगा। ठीक है, तो उसे एक काम करो, तुम ये सब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर भर दो और इसी पीरियड में आईटीसी भी ले लो, उसके बाद आईटीसी नहीं मिलेगा। जरा दोबारा रीड करते देखो। ये सेक्शन आया 16(6), वो 16(4) था ना, 16(4) के ऊपर 16(6) आ गया। 5 में कुछ हो रहा है तो हमारे मतलब का नहीं है। 5 भी आया है लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं। इफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड, कैंसिलेशन की वजह से इनपुट एस्टेट कुड नॉट बी अवेल्ड बट सब्सिक्वेंटली कैंसिलेशन इज रिवोक्ड, जैसे 1/1/26 को रिवोक हो गया और सारी रिटर्न हमने फाइल कर दी 30 डेज में, डेट ऑफ कैंसिलेशन। इन सच केसेस आईटीसी कैन बी अवेल्ड even if limit of 16(4) has expired. Mr. X issued one invoice in March 25. In this case, ITC can be availed up to 30/11. Normal तो system ये है, but registration has been cancelled 1/8/24/5 and he has not availed ITC till this date. Cancellation was revoked on 1st Feb 26 and all returns were filed within 30 days. In this case, ITC can be availed during this period of 30 days, even if time limit of 16(4) has expired. इसी 30 डेज के पीरियड के अंदर अंदर आप चाहो तो आईटी ले लो, इसके बाद फिर नहीं मिलेगा। तो इसका भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है। अब यहाँ तक एक बार दोबारा रीड करो, 1 to 9 तक सारे दोबारा रीड करो, 1 to 9 तक एक बार रिवाइज कर दो। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? देखो एग्ज़ाम का सिस्टम ये है, 2 महीने पहले, अब तो 2 महीने बचे भी नहीं, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, मोबाइल बंद, और सुबह से शाम तक याद करो। नई चीज़ें समझने की बजाय जितना समझ लिया उसको याद भी तो करो। फिर उसको बंद करके किताब को बैठ के अलग से रिवाइज़ करो कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए मैं लिख लूँगा, तो रिवाइज़ करके देख लो, जहाँ जहाँ भूल रहे हो उसको फिर याद कर लो। कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरा साल मस्ती मार ले। जो बच्चे 2 महीने पढ़ लेते हैं ना, वो यूँ जाते हैं खड़क।
ये लास्ट 2 महीने इतनी कीमत है पूछो मत। और जो ये 2 महीने खाली हो गया, मतलब थक गया, पहले खूब पढ़ते रहे, जो 2 महीने आए तो थक गया, सर अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, बस तो बेकार हो गया। तो इसमें लगे। और ये मत देखो कितना रह गया, ये देखो कितना कवर हो गया। पॉजिटिव को देखते जाओ, नेगेटिव छोड़ो। अगर ये देखा ना कितना रह गया, कुछ नहीं कर पाओगे। आदमी ये देखे कि अरे अभी तो मेरे पास पानी बहुत है, ये सोचने की बजाय अरे यार ये तो खाली हो गया सारा ही, बचा क्या मेरे पास, ये सोचने की बजाय क्या, अरे ये तो बहुत है मेरे पास, मैंने आधा याद कर लिया, अरे बहुत है, 500 हो ही गए, अरे नहीं अभी तो आधा रहता है, कुछ नहीं कर पाओगे। ये सोचना ही मत। कहानी वही है, घूम फिर के कर्मान्य अधिकारस्थ थे, ऐसे कह लो वैसे कह लो वैसे कह लो, काम चुपचाप करते रहो, मस्त रहो, जो होगा देखा जाएगा। और जो काम करेगा उसको तो पास होना है, उसको नहीं होना तो फिर किसको होना है, सोच के देखो। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले नंबर पे, आ जाओ 10 नंबर। 10 नंबर मैंने करवाया हुआ है, सर्विस बाय रेंटिंग मनी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय रजिस्टर्ड पर्सन गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन इन दैट। किसी बच्चे से याद आया, लक्ष्मी नगर ऑफिस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, दोबारा दूँ। देखो लक्ष्मी नगर में हमारा एक ऑफिस है सुराना भवन में, उसका किराया 30,000 रुपये महीना। ये पर्सन है अनरजिस्टर्ड, जो इसका मालिक है, ओनर, ठीक है। तो वो तो हमसे जीएसटी चार्ज करेगा नहीं, चाहे हम रजिस्टर्ड है वो क्यों चार्ज करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेज कि भाई तुम तो रजिस्टर्ड हो, हमने कहा हम रजिस्टर्ड है लेकिन हम तो सर्विस ले रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, बच के कहाँ जाओगे, ये लो अमेंडमेंट कर दिया। अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पे देंगे रजिस्टर्ड पर्सन को तो रिवर्स चार्ज लगेगा, टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। इसको रिलेट करके देखो आप, एक सेक्शन लिखता हूँ 9(4), अगर आप रिलेट कर सकते हो तो। इसकी कुछ कहानी मैंने सुनाई थी 9(4) की, कि जब जीएसटी आया था तो उन्होंने ये कर दिया था, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस जो अनरजिस्टर्ड देगा रजिस्टर्ड को, सब में रिवर्स चार्ज लगेगा। और पूरे कंट्री में शोर मच गया था। याद करो मैंने कहा था कि मैंने अपने एम्प्लॉय को भेजा कि भैया 10 रुपये का नीचे से पेन लिया। पेन बेचने वाला तो अनरजिस्टर्ड था और मैं रजिस्टर्ड था, तो गवर्नमेंट ने कहा 10 रुपये के ऊपर जीएसटी निकालो। मैंने कहा ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं रोज़, 5 रुपये की, 7 रुपये की, 10 रुपये की, तो मैं तो जीएसटी पे करता रह जाऊँगा। फिर मैंने क्या बोला अपने एम्प्लॉय को, तू ऐसा कर, जब भी सामान लाए पहले उससे पूछ, अनरजिस्टर्ड है तो सामान ही मत ला उससे। सब छोटी छोटी दुकानें बंद हैं। और दुकान वाला कह रहा है जी पहले तो आप इतना सामान खरीदते थे हमसे, अब क्या बात होगी, नाराज़ हो गए? नाराज़ नहीं हुए भाई, 9(4) आ गया तो गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक इसमें है सीमेंट में, कहता कि 2-3 आइटम में छोड़ दिया, नहीं गवर्नमेंट मानने वाली नहीं है। अब ये देखो ये 9(4) नहीं है, ये क्या है, ये 9(4) नहीं है, ये 9(4) ही तो है। यानी पहले सब पे 9(4) था, अब एक एक आइटम ढूंढ ढूंढ के 9(4) लगा रहे हैं, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो। तो उसे 5 रुपये का पेन थोड़ा है, ये 30,000 रुपये महीना का किराया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। लेकिन मैं अगली बार किराए पे लूँगा तो किससे लूँगा प्रॉपर्टी, जो रजिस्टर्ड होगा। यानी अनरजिस्टर्ड जितने प्रॉपर्टी किराए पे देंगे सब खाली, और हमने कर भी दिया खाली, हमने रजिस्टर्ड वाले से ले लिया। अब ये छोटे लोग फिर मारे जाएंगे, फिर गवर्नमेंट 4 साल बाद देखने से अमेंडमेंट लाएगी, ये ख़त्म कर दिया है। देखो क्या लिखा है, सर्विस बाय रेंटिंग एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल। शॉप्स की बात करें, ऑफिस की बात करें, रेजिडेंशियल हाउस की बात नहीं करें। रेजिडेंशियल हाउस देखो रजिस्टर्ड को देंगे तभी लगता है, और रहने के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। वो तो पहले से ही था, वो तो हमने अलग डिस्कस किया था। बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड सर्विसेज गिवन to a registered person, this case reverse charge shall be applicable. Registered person shall be liable to a GST. However, if registered person taking services opted to composition scheme, composition वाले को छोड़ देंगे। composition वाला कहता है मैं कहाँ देता हूँ टैक्स, मैं तो ना टैक्स इनवाइस ना ये कुछ भी नहीं है, तो कौन से, चलो composition वाले को छोड़ देंगे। अब 10 नंबर तक डाउट देखो एक बार दोबारा देख लो। एक्स की एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग और एक्स की एक कमर्शियल बिल्डिंग, ये कमर्शियल बिल्डिंग दी है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग दी है
किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी बिजनेस के लिए, तो इस पर भी रिवर्स चार्ज लगेगा। और किसी ऐसे पर्सन को दिया है बिजनेस के लिए, नहीं पर्सनल, चाहे ये रजिस्टर्ड है। देखो मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, मैंने अपने रहने के लिए ये बिल्डिंग किराए पे लिया है, अब कोई जीएसटी नहीं है। मैं अपने ऑफिस के लिए ले लूँ, जैसे ये ले रखी है, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग ले लूँ एम्प्लॉय के लिए, तो फिर आरसी रिवर्स चार्ज लगेगा। पर्सनल पर्पज छोड़ देंगे, चाहे मैं रजिस्टर्ड चाहे मैं अनरजिस्टर्ड, पर्सनल छोड़ देंगे। और अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग रजिस्टर्ड को दिया है फॉर बिजनेस, फॉर प्रोफेशन, तो लगेगा। ये तो पहले से था, नया क्या आया, अगर कमर्शियल बिल्डिंग किसी को भी दोगे, अंडरस्टूड कमर्शियल बिल्डिंग में कोई रहेगा तो है ही नहीं, बिजनेस तो करोगे, इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। ये पहले से था, 2 साल पहले से, ये अब आया है। ये दोनों इकट्ठे बुक में थे, मेरे ख्याल मैंने उसी से मैं करवा दिए थे क्लास में पढ़ाते हुए पार्ट वाला। और आप एक बार रीड कर लो, देखो जो अमेंडमेंट होती है ना, उसके एग्जाम में आने की चांसेस हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये अमेंडमेंट वाला पार्ट आपके पास आ गया, ये वाला भी आ गया, स्टेटशूट वाला भी आ गया, पहले इसी को रट लेना, फिर बाकी पार्ट कर लेना। बाकी अगर आपको रिवाइज करना है तो ट्यूसडे से जीएसटी स्टार्ट होगा, जनवरी बैच के बच्चों का, आपको आना तो बेशक आपकी मर्जी आ जाना, जीएसटी रिवाइज करना तो बेशक कर लेना। देखो 11th एंट्री भी मैंने करवा दी, वो सीन शूट वाले में था, सप्लाई सर्विस बाय प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट, कि भाई बिजली के ऊपर तो बिजली के बिल पे तो नहीं लगेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है, मीटर टेस्टिंग, मीटर किराया, शिफ्टिंग, ये था ना उसमें सीन शूट वाले में, है ना। तो इसमें कुछ वो होंगे जो उसमें भी थे, इसमें भी थे। अब पहले डाउट पूछ लो 11 नंबर तक, फिर 12 नंबर। रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट सप्लाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एंटिटी, रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूट नोटिफाइड सेक्शन 35 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एक बार रीड करो। देखिए एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो कह रहा है मैंने ज़बरदस्त एक इक्विपमेंट बनाया है किसी भी काम के लिए, अगर मुझे मिल जाए ना 10 लाख रुपया, तो मैं इसमें अच्छे से रिसर्च करके कमाल की चीज़ बना दूँ, मेरा पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट से आप हमारे पास आओ, हम दे देंगे आपको 10 लाख रुपया, लेकिन ग्रांट देंगे, डोनेशन नहीं। ग्रांट और डोनेशन में क्या फ़र्क है? डोनेशन तो मतलब ये लो भाई जैसे तुम्हें ठीक लगे, ग्रांट कौन से, अरे पूरा प्रोग्राम बना के दो कैसे कैसे खर्च होगा, वहीं पे खर्च करना, उसके बिल भी देना, हमें उसका प्रूफ भी देना, मिसयूज़ नहीं करने देंगे, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो सेक्शन 35 में अप्रूव्ड है, साइंटिफिक एसोसिएशन है, उन्होंने काम दे देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड है, सेक्शन 35 में उन्होंने काम दे देंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एसोसिएशन वो अप्रूव्ड है, उनको काम दे देंगे। से एक ही बात है, तुम दे दो हम दे दें, जीएसटी नहीं लगेगा, बस। आगे 13th, सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइड बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड काउंसिल and the similar body by written call to a school established, owned, controlled by central government, state government, union territory, local authority, government authority, etc. etc. देखो मैंने एक स्कूल खोला है, ठीक है, रिकग्निशन करवानी है इसकी सीबीएसई से, ठीक है। क्या लिखा है? सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड। मान लो हरियाणा बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से या सीबीएसई से, तो कह रही जी हमारी टीम आएगी आपके यहाँ, सब चीज़ें चेक करेगी, कमियाँ बताएगी, फिर चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन अब हमने जो इतना पैसा लगाया वो पैसा तो तुम दोगे ना, दैट इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फ़ी, सर्टिफिकेशन फ़ी, सपोज 10,000 रुपये। तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो उसे एजुकेशनल सर्विस में तो आता नहीं, ये तो सर्टिफिकेशन अलग बात हुई, लगेगा। लेकिन अगर ये स्कूल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट अपना स्कूल अप्रूव करवाना चाह रही है, फिर कोई बात नहीं, फिर फीस नहीं लगेगी। स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट वाले स्कूल को भी अप्रूव करवाना पड़ेगा सीबीएसई से कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो फिर नहीं लगेगा। बस इतनी बात है, देख लो आप। अच्छा 14th पॉइंट बताओ, सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में था, पेज नंबर 8, आप इसमें लिख लो। हाँ
इसके आगे लिख लो पेज नंबर 8 ऑफ ICI मटेरियल। 14th के सामने लिख लो पेज नंबर 8 ऑफ ICI मटेरियल। और चांस की बात है जो अमेंडमेंट हुआ है वो इसमें आया ही नहीं, जो 14th का मैंने दिया ना, तो इस 14 पे काटा मार दो, इस 14 पे क्रॉस लगा दो और लिख लो रेफर टू ICI मटेरियल पेज नंबर, इस 14 पे हल्का सा काट लगा दो, लिख लो रेफर टू ICI मटेरियल पेज नंबर 8। बस एक उसमें ऐड हो गया है, वो बोर्ड करके उसमें दे रखा है। यहाँ तक डाउट? अब इसके आगे देखो। अच्छा ये भी हो गया था हमारा 15 नंबर, नहीं ये नहीं हुआ, वो सर्विसेज का हुआ, ये गुड्स का है। या हो गया था, एक बार चेक करता हूँ इसमें है ये। देखो इसका पेज नंबर 6 देखो ICI मॉड्यूल का, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ICI मॉड्यूल में सर्विसेज का है, गुड्स का नहीं है, और ये गुड्स का है। गुड्स का अमेंडमेंट पहले हो गया था, सर्विसेज का फिर बाद में हुआ। अमेंडमेंट लगभग सेम ही है, फिर भी एक बार रीड करते हैं। 15th पॉइंट को रीड कर लेते हैं, मैं दोनों को दोबारा से बता दूंगा। 15th पॉइंट को देख लो। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स पर्टिकुलरली बीइंग सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर बिलिंग एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इशू। Mr. A, unregistered person located in X state places an order on an e-commerce platform for supply of a mobile phone, which is to be delivered at the address located in Y state. Mr. A, while placing the order on e-commerce platform, provides the billing address located in X state. In such a scenario, what would be the place of the said supply of mobile phone? Whether the state pertaining to the billing address, that is state X, or the date pertaining to the delivery address, that is state Y. Clarification: the place of goods shall be the address of the delivery of goods recorded on the invoice, that is state Y, in the present case, where the delivery address is located. Also in such cases involving supply of goods to an unregistered person, where the billing address and delivery address are different, the supplier may record the delivery address as the address of the recipient on the invoice for the purpose of determining place of supply. एक बार रफली रीड कर लो, एग्जाम्पल लेंगे। देखो सर्विसेज वाला और गुड्स वाला। सर्विसेज वाला डिस्कस किया था मैंने, एग्जाम्पल आपको चार्ट अकाउंटेंट सर्विस का दिया था। दिल्ली में CA है, गाजियाबाद में रिसिपिएंट है, तो उसके बिल के अंदर एड्रेस लिखा ही नहीं गया। एड्रेस की जरूरत क्या है, सीधा पेमेंट ऑनलाइन आ गया, रिटर्न फाइल के बाद खत्म होगी। तो ऐसे में जो ये सप्लायर है रजिस्टर्ड, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, तो दिल्ली को मिल जाएगा GST, जबकि सर्विस रेंडर हो गई है गाजियाबाद में। तो इसका अमेंडमेंट ये आया कि आपको अनरजिस्टर्ड का एड्रेस लिखना जरूरी है, वरना खाली स्टेट लिख दो, काम चल जाएगा और सप्लाई यहाँ मान ली जाएगी। याद आ गया? ये सर्विसेज का था। इससे पहले गुड्स का आया था। गुड्स का देखो क्या है। अब आप दिल्ली में हैं और मैं भी दिल्ली में हूँ, मान लो सप्लायर। मुझे ये कहा कि इनके बर्थडे पर, ये गाजियाबाद में है, ये पर्टिकुलर गिफ्ट इनके बर्थडे पर वहाँ डिलीवर कर देना। तो आप मैं बताओ, मैं सप्लाई को दिल्ली में मानूं कि गाजियाबाद में मानूं? कहा तो आपने है, आपने कहा बिल मुझे भेजना, बिल मत इनको भेज देना, नहीं तो नाराज हो जाएगा। गिफ्ट भेज दिया, बिल भी भेज दिया। बिल मुझे भेजना, बिल की कोई बात नहीं करनी, प्राइस कोई बात नहीं करनी, बस सीधा वो रिसीव करे जाए। अब डिलीवर तो हो गया सामान यूपी में, बिल बन गया तुम्हारा, तो टैक्स किसको दे? ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा अगर बिलिंग एड्रेस की स्टेट डिफरेंट है, डिलीवरी एड्रेस की स्टेट डिफरेंट है, तो ये सप्लाई डिलीवरी एड्रेस वाले में मानी जाएगी। आप खाली स्टेट का नाम लिख देना, वैसे भी सामान डिलीवर करेंगे, एड्रेस तो आएगा ही। जबकि पहले हमने स्टडी किया था, याद करो, कि कोई पर्सन ऑर्डर देता है और सामान कहीं और जाता है, जिसने ऑर्डर दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ माना जाएगा। और अब कह दिया अगर अनरजिस्टर्ड है तो ये माना जाएगा। तो दोनों को मिला ले कि रजिस्टर्ड है तो ये माने जाएंगे, अनरजिस्टर्ड तो ये माने। मान लो ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, बिजनेसमैन है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। इन्होंने कहा भी बिल मुझे देना, सामान वहाँ से सप्लाई कर देना, तो बिजनेस का पार्ट हो गया ना। तो फिर इनका माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली का।
और ये अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर है, उस केस में सप्लाई यहाँ मानी जाएगी। उन्होंने हर केस में नहीं लिखा, देखो अभी दोबारा पढ़ रहा हूँ, उसने लिखा है अगर ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, या तो लिख देते रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड है, फिर वो क्लॉज खत्म हो जाता। वहाँ जनरल क्लॉज है, मैं वहाँ से भी पढ़वा दूंगा अभी आपको, पहले इसको पढ़ लो आप अच्छे से। देखो लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज का अलग पार्ट था, गुड्स का अलग पार्ट है। बीइंग सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। और प्रॉब्लम क्या आ रही है, बिलिंग एड्रेस कुछ हो रहा है, डिलीवरी एड्रेस कुछ हो रहा है। जैसे मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड लोकेटेड इन एक्स स्टेट प्लेसेस एन ऑर्डर ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म for supply of a mobile phone wishes to be delivered at the address located in Y state. Mr. A, while placing the order on the e-commerce platform, provides billing address of located in X state. In such a scenario, what will the place of the supply of mobile phone with the state pertaining to billing address? Yeah, clarification. The place of goods shall be the address of the delivery of goods recorded on the invoice. That state Y. In the present case where the delivery address is located. Also in such cases involves of goods to an unregistered person where the billing address and delivery address are different, the supplier may record the delivery address as the address appeared on the invoice for the purpose of delivery place. तो एक बार और विषय रीड कर लो, आप चेक कर लो। देखो मैं आपको इसका जनरल प्रोविजन भी रीड करवाता हूँ, जो जनरल प्रोविजन है ना, तो वो भी देखो। जनरल प्रोविजन में खाली ये लिखा था जिसने ऑर्डर दिया वो माना जाएगा। अब लिख दिया अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड को दोगे तो फिर ये सिस्टम बदल जाएगा। देखिए पेज नंबर 347 निकालो बुक का, 347, क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन भी 5 है, पॉइंट भी 5 है। Where the goods are delivered on direction of third person. ऑर्डर देने वाला कोई और है। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन, जिसने ऑर्डर दिया है। ये देखो ये जनरल क्लॉज ये रहा। एक्स ऑफ दिल्ली हैज गिवन ऑर्डर टू मिस्टर वाई हरियाणा टू डिलीवर गुड्स टू जेड ऑफ यूपी इन दिस सप्लाई दिल्ली। ये जनरल प्रोविजन ये रहा। और वहाँ पे क्या कर दिया, अगर सप्लाई किसको दोगे, अनरजिस्टर्ड को, तो इसका मतलब अगर सप्लाई रजिस्टर्ड को दोगे तो फिर यही लगेगा। मुझे जो मीनिंग लग रहा है वो मीनिंग ये लग रहा है। जनरल क्लॉज ये रहा, वो स्पेशल सप्लाई किसको देनी है, अनरजिस्टर्ड। देने वाला चाहे कोई भी हो, देने वाला रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, लेने वाला अनरजिस्टर्ड है तो स्पेशल लगेगा, वरना जनरल लगेगा। जो मुझे मीनिंग समझ में आ रहा हो ये मीनिंग है। अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं। देखो सप्लाई जो ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर करने वाला कोई भी हो रजिस्टर्ड, लेकिन ऑर्डर जिसको दिया जा रहा है, जिसके पास सामान जाएगा वो अनरजिस्टर्ड हो। अगर मान लो वो रजिस्टर्ड है तो जनरल क्लॉज लगेगा, ये स्पेशल नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है प्लेस ऑफ गुड्स पर्टिकुलर टू अनरजिस्टर्ड। हु इज सप्लाइंग डू नॉट मैटर, रजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड, बट द पर्सन रिसीविंग गुड्स मस्ट बी अनरजिस्टर्ड। बाकी फिर भी कभी भी कोई डाउट हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा पक्का 100%। मेरे पास कोई भी पेंडिंग नहीं है, एक भी क्वेरी इसमें पेंडिंग नहीं है, ऑल रिप्लाइड। हाँ जी ठीक हो गया ना यहाँ तक। अब इसके आगे देखिएगा, इट इज़ क्लैरिफाइड बाय CBIC 16 नंबर 16 नंबर दैट एंसिलरी ऑफ इंसिडेंटल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GTA in the course of transport of goods by road such as loading, unloading, packing, unpacking, transshipment, temporary warehousing, etc. will be treated as composite supply of transport of goods, or if such services are not provided in the course of transport of goods or invoiced separately। देखो इसका मतलब, मुझे सामान शिफ्ट करवाना है दिल्ली से मुंबई, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात की, उन्होंने कहा लगेंगे 4 लाख। मैंने कहा एक काम करो, आपके बंदे आएंगे ना, वही लोड भी कर देंगे इसको ट्रक में, और हैंडलिंग भी वही कर लेंगे, और वहाँ जाओगे तो अनलोड भी करवा देना, दूसरी मंजिल पे चढ़ना वहाँ भी चढ़वा देना, इसका इंश्योरेंस भी तुम ही करवा देना, सब मिला के बताओ। उन्होंने कहा सब मिला के 5 लाख। अब क्वेश्चन है जो डिफरेंस 1 लाख है उस पर GST किस रेट पे लगेगा।
तो ये वही केस बनेगा, कौन सा, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो ये कंपोजिट सप्लाई में चला जाएगा। मेन सर्विस कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन, उसी का रेट सारे पे लग जाएगा। और अगर उसने कहा 4 लाख अलग 1 लाख अलग, फिर तो बात खत्म हो गई। ये सर्विस अलग है, वो सर्विस अलग है, इसका अलग लगेगा, उसका अलग है। तो अंडरस्टूड पार्ट है, कंपोजिट सर्विस का कंसेप्ट है, एक बार रीड करके देख लो। पेज नंबर 3, 17 पॉइंट, सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस, retrocession of insurance scheme exempt from GST. A retrocession means reinsurance transaction whereby a part of the assumed reinsured risk is further ceded to another insurer or a CBR, cross-border reinsurer. It has been clarified that the term reinsurance including retrocession services. एक बार इसको भी रीड करके देखिए। देखो ये जो एंट्री नंबर 17 है और जो आज मैंने दिया पेज नंबर 7, मिलते जुलते हैं। जरा पेज नंबर 7 भी एक बार रीड करते हैं, दोनों को मिला के बता दूंगा मैं। देखो जरा पेज नंबर 7, शेड्यूल 3, जो आज दिया है ना पेज 7, वो शेड्यूल 3, एक्टिविटी ऑफ apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and the co-insurer to the insured or in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, thus state tax, unitary tax and the integrity tax in the government. फिर इसके बाद नंबर 2 है, services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from the reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that central tax, state tax, etc. is paid by the reinsurer on the gross insurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of said ceding commission or the insurance premium. देखो ये ना दो अलग अलग केस बनते हैं, मिलते जुलते हैं। मैं दोनों को एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो एक इंश्योरेंस कंपनी ले लो, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री का इंश्योरेंस किया 5,000 करोड़ का, प्रीमियम मिला 200 करोड़। अब इंश्योरेंस तो कर दिया, लेकिन ये पता है इनका अगर क्लेम राइज हो गया तो पूरी इंश्योरेंस कंपनी बिक जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा वो ले लिया, तो उन्होंने किसी और इंश्योरेंस कंपनी से बात की, भाई देखो ऐसा करो 50-50 कर लो, आधा इंश्योरेंस तुम कर लो, आधा हम कर लें। जो हमें 200 करोड़ मिला उसमें से 100 करोड़ तुम ले लो। इन्होंने 200 करोड़ प्लस GST रिलायंस से चार्ज कर लिया है। तो इन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें 100 करोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन ये है 100 करोड़ के ऊपर GST लगेगा कि नहीं लगेगा? तो पहले आप इसमें बताओ। देखो जनरल सिस्टम तो यह लगेगा, ये इनसे 100 करोड़ पे GST ले लेंगे, ये उस GST का ITC ले लेंगे, इसमें से ITC माइनस करके पेमेंट कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है? बट हमेशा से यही ट्रीटमेंट होता रहा है। अब की बार गवर्नमेंट ने कहा बिना मतलब के तुम इनसे GST लोगे, फिर बिना मतलब के ITC लेंगे, फिर इसमें से बात तो वही है, GST उतना है, चलो जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया। जबकि हर जगह ये लिखा हुआ लेना है, एडजस्टमेंट करना है। पहली बार ऐसा कर दिया, छोड़ो। यानी आप एक सेंटेंस याद करेंगे, इन केस ऑफ री इंश्योरेंस द अमाउंट चार्ज बाय द री इंश्योरर शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। ये ओरिजिनल इंश्योरर है, वो री इंश्योरर है। देखो मैं इसको पढ़ रहा हूँ यहाँ से, पेज नंबर 7 से पढ़ रहा हूँ। एक्टिविटी ऑफ एपोर्शनमेंट, आधा तुम कर लो, आधा हम कर ले, मिल के कर लेते हैं, कंसोर्टियम बना लेते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय लीड इंश्योरर। लीड इंश्योरर कौन है इसमें? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। टू द
टू अ को इंश्योरर मेन कंपनी, दूसरी कंपनी, फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज ज्वाइंटली सप्लाइड बाय द लीड इंश्योरर एंड द को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड यानी रिलायंस कंपनी इन को इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स subject to the condition that the lead insurer pays the central tax। जो मेन इंश्योरर है वो पूरे 200 करोड़ के ऊपर जीएसटी का गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं वो 100 लाख पे पेमेंट कर दे, 100 छोड़ दे। ये तो पहला केस बना जो मैंने आपको एक दिखाया है। पहले इसमें डाउट कुछ, ये पेज 7 का फर्स्ट पॉइंट है। अब इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट भी मिलता जुलता ही है। ये जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने 200 करोड़ प्लस जीएसटी ले लिया, रिलायंस का इंश्योरेंस कर दिया, और ये बहुत ही छोटी कंपनी है, इंश्योरेंस फिर भी मिल गया। तो इन्होंने दूसरी को कहा भैया सारा ही तुम संभाल लो, हमारी बस की बात नहीं है, हमें तो कुछ कमीशन दे के हमारा हिसाब करो, हमें तो तुम 200 करोड़ में से 10 करोड़ दे दो, काफ़ी है, बाकी तुम जानो, इंश्योरेंस सारा तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं। इसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन, CDING, सीडिंग, और इसको बोलते हैं रेट्रोसीजन, और इसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जब ओरिजिनल कंपनी इनसे 200 लाख रुपीस, ये कंपनी ओरिजिनल से 200 लाख रुपीस चार्ज करेगी और ये कंपनी इनको 10 करोड़ का पेमेंट करेगी, तो क्या अभी भी जीएसटी की ट्रांजैक्शन आएगी कि नहीं आएगी? पहले तो ये इनसे ले 200 पे, फिर ये इनसे ले 10 करोड़ पर, ये इनसे 200 पे लेंगे, आउटपुट ये रहा, ITC ये रहा, एडजस्ट हो जाएगा। तो उसे बात क्या बनी? अल्टीमेटली मिलना तो हमें 200 पे ही है, तो बेटर है इसको भी रहने दो, इसको भी रहने दो, बस तुमने पे कर दिया, बात खत्म। तुम अपना कमीशन ये वो सब करते रहो, यानी एक तरह से 200 लिया, 200 इन्होंने दिया, इन्होंने 200 लिया और 10 दिया, तो नेट कितना हुआ? एक 190 तो हुआ। जो इस कंपनी ने इससे लिया 190 लिया, 10 समझो इसके पास बच गया, वो तो एक ही बात है, 200 लेकर के 10 वापस कर दो तो एक ही बात है। तो 190 प्लस 10 टोटल हुआ 200, 200 पे मिल गया। देखो मैं 2 ट्रांजेक्शन आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मान लो मेन, इसको मान लो स्मॉल, सब्सिडरी स्मॉल, 200 प्लस जीएसटी। अब एक तरीका तो ये है कि इससे ये 200 ले, करेक्ट, और ये इनको 10 दे। दूसरा है ये कह दे इसको, देखो 200 आया था, 10 हमने काट लिए, तुम 190 ले लो। एक ही बात नहीं है ये हो रही है कि तुम हमने 200 दिया हुआ ला दो, 200 ले लिया। अब इनको कहा कि हमें कमीशन तो चाहिए, इन्होंने कमीशन का पेमेंट कर दिया, या फिर डिफरेंस ले लो 190, यानी कुछ भी मिला लो, अल्टीमेटली जीएसटी 200 लाख पर ही बनेगा, इससे ज़्यादा पे नहीं बनेगा। कुछ भी सोच लो, तो उसे इस पर एक बार आपने दे दिया ना, तो इन पर कुछ नहीं है। देखो सब्सिडरी ने 200 लिए रिलायंस से, इन्होंने कहा तुम ले लो, इंश्योरेंस तुम कर लो, तो की बात है, लेकिन हमने जो इतनी मेहनत की वो कहाँ गई? कुछ हमें तो दो, इस 200 में से 10 हमें दे दो। दूसरा, हम तुम्हें 200 दे देंगे लेकिन 10 तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा करो तुम 190 ले लो। घूम फिर के टैक्स 200 पे लगेगा। तो ये जो 10 लाख है इसको सीडिंग कमीशन बोलते हैं, और री इंश्योरेंस या रेट्रोसीजन एक ही बात होती है। और ऐसा नहीं है कोई आर्टिफिशियल है, मार्केट में बहुत पॉपुलर है। मैं बताता हूँ पॉपुलर क्यों है। देखो मैं हूँ होलसेलर इंश्योरेंस का, और आप सब हो रिटेलर इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस खोल के बैठे हुए दिल्ली में 50 आपके, 40 आपके, 30 आपके, 20 आपके, 200 एम्प्लाई आपके, 100 एम्प्लाई आपके, 150 आपके। मैं बैठा हूँ आराम से कनॉट प्लेस में बड़ा सा ऑफिस लेके, बस तुम लोग जाओ इंश्योरेंस लेके आओ, अपने ऑफिस में बैठो, लोगों के पीछे पड़े रहो। जब इंश्योरेंस हो जाए आ जाना मेरे पास, कितना प्रीमियम लिया है ला दो, 5% ले आओ, जाओ उस 5% में खर्चे निकाल लो, 3%, 2% बच गया, एंजॉय करो, तुम्हारा कोई रिस्क नहीं, रिस्क मेरा है। तो ये होलसेलर है इंश्योरेंस का, वो रिटेलर है। और ये इंटरनेशनल कंपनी भी हो सकती है, उसमें लिखा ना इंटरनेशनल कंपनी भी हो सकती है, क्रॉस बॉर्डर वो भी हो सकती है।
कि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पड़ी हुई हैं, अरे इंडिया वाली सारी इंश्योरेंस कंपनी का री इंश्योरेंस कर दो, इंडिया का बिजनेस भी खींच लो सारा, ये मीनिंग है इसका। अब आप आराम से रीड कर लो, ये शेड्यूल 3rd के अंदर आ गया है। दिस विल नॉट बी कंसिडर टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी ऑन इट। बेटर तो सीधा कहते भी आप जीएसटी लगने दो, आप टेस्टर ले लो, जीएसटी हो जाएगा। वो ज़्यादा अच्छी अकाउंटिंग थी, लेकिन उन्होंने सारी अकाउंटिंग बदल दी। देखो ये और ये ना मिलती जुलती बात है। एक तो ये कि मैं कहूँ भाई सारा इंश्योरेंस तुम्हें कैसे दे दूँ, आधा लेना तो ले लो, वो भी एक तरह का री इंश्योरेंस ही आधे का है कि भाई मिल के काम कर लेते हैं, पार्टनरशिप, आधा आधा कर लेते हैं। दूसरा ये है कि भाई हमारे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सी आपका कंप्लीट हुआ तो आप स्टार्टिंग में उम्मीद करते हो कोई इंडिविजुअल क्लाइंट आएगा, भाई इंडिविजुअल के रिटर्न भरेंगे, कंपनी का आप उम्मीद नहीं करोगे, ना कोई कंपनी देगी। मिल गया मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हैंडल तो करना आता नहीं, तो आपने उसका री इंश्योरेंस करवाया। कैसे? बड़ी सीएफ हमसे बात किया, भाई देखो जितनी फीस मिलेगी तुम ले लो, हमें तो कमीशन दे देना। सेम चीज़ है, ये हर बिजनेस में और हर प्रोफेशन में है। दूसरा, आपका भी 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने कभी मिल के काम कर लो, छोटे काम हम कर लेंगे, बड़े तुम कर लो, नॉर्मल काम हमें दे देना, बड़े कॉम्प्लिकेटेड तुम ले लेना, फीस आधी आधी कर लेंगे, चलो हमें 30 दे देना, आप 70 लेना। ये हर एक जगह है ऐसे इंश्योरेंस में। तो ये शेड्यूल 3rd में ऐड कर दिए 2 आइटम, वही वहाँ लिखा हुआ, वही यहाँ लिखा हुआ। अब एक बार दोबारा रीड करके पूछ लो, कोई वर्ड सेंटेंस क्लियर नहीं होता। पॉइंट नंबर 18 पे आ जाओ। क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मेंटेनेंस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी। ये जो कॉन्टीन्यूस सर्विस नहीं हमने किया था, ये वही कॉन्टीन्यूस सर्विस है। तो हमने कहा था या तो जो एग्रीमेंट किया हुआ उसके हिसाब से बिल इशू होगा, एग्रीमेंट नहीं किया हुआ तो जब कभी पेमेंट आएगी, एग्रीमेंट बीच में ख़त्म हो जाए जिसने काम किया वही पार्ट है, दोबारा यहाँ लिखा हुआ है। अंडर द हाइब्रिड एनविटी मोड of National Authority of India, the concessionaire has to construct the new road, provide operational maintenance of the same, which is generally over a period of 15 to 17 years। 15 से 17 साल की सर्विस है, लगातार चलेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई तो हो ही गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के प्रोविजन लग जाएंगे। द पेमेंट ऑफ द सेम स्प्रेड ओवर द ईयर। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? टाइम ऑफ सप्लाई तो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाई सर्विस वाला प्रोविजन लिख देंगे, उसके हिसाब से बनेगी। फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट टैक्स ऑन द साइड in HM contract, the payment is made spread over the contract period in installment, and payment for installment is to be made after such period or on completion of event as specified in the contract. The same appears to be covered under continuous supply of service। वो तो ध्यान होगा ना continuous supply of service वाला, कि भी या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो, या जब कभी आपको पेमेंट आएगा तो आप बिल दे दो, या फिर जितने जितने % काम पूरा होगा उतना दे दो। हाँ, और अगर डिस्प्यूट हो जाए तो जितना काम हुआ तो वही बात है, सेम थिंग। अब देखिए अगला, टाइम लिमिट फॉर इशू इनवाइस के रिसीवेंट रिक्वायर्ड टू इशू इनवाइस। देखो ये उसमें हमने कर लिया था आईसीआई वाले में, रिवर्स चार्ज के अंदर अगर रिसिपिएंट को इनवाइस देनी तो कितने दिन में देगा वो? 30 डेज के अंदर। नोट रूल 47 इनवाइस रेफर टू 46 रिक्वायर्ड टू इशू अंडर क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 बाय रजिस्टर्ड पर्सन who is liable to pay tax under section 3 of section 4 of section 9, he shall issue the said invoice within a period of 30 days। तो ये उसमें भी ऑलरेडी हमने कर लिया था, 30 डेज के अंदर अंदर इनवाइस इशू करनी है। ठीक है, अगला पार्ट भी वही है जो उसमें था। लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन टाइम लिमिट 16(4) ऑफ द CGST एक्ट इन रेस्पेक्ट टू RCM। RCM वाला कब तक टैक्स क्रेडिट ले सकता है? जब वो इनवाइस, जिस साल में वो इनवाइस इशू करेगा उसके अगले साल के 30 नवंबर तक। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर टैक्स टू पेड बाय रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, where invoice to be issued by the recipient of the supplies in accordance with section 31(3)(f) of the CGST Act 17, the relevant financial year calculation time limit for availment of input tax credit under the provision of 16(4) will be the financial year in which has been issued by the recipient under section 31(3)(f) and subject to payment of tax on the said supply by recipient and fulfillment of other conditional restriction of section 16(70) of CGST Act.
In case the recipient issues invoice after the time of supply of the said supply and pays tax accordingly, he will be required to pay interest on such delayed payment tax. Further, in case of such delayed issuance of invoice by the recipient, he may also be liable to penal action. देखो एग्जाम्पल, मैंने एक एडवोकेट से सर्विस ली है और वो सर्विस ली है मैंने 20 मार्च 25 को। ये अनरजिस्टर्ड है और मैं रजिस्टर्ड हूँ। फर्स्ट पॉइंट आएगा, इनवॉइस कौन बनाएगा? इनवॉइस मैं बनाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कितने दिन में बनाऊंगा? 47A इस बार से आया 30 डेज। लेट्स सी मैंने बना दी, मैंने बनाई है 5 अप्रैल 25 को। सही है, 30 डेज में बन गई। अब अगला क्वेश्चन आएगा 16(4) के हिसाब से मैं इसका ITC कब तक ले सकता हूँ? इसके ऊपर टैक्स मुझे पे करना है, उसे तो पे करना ही पड़ेगा। आप 16(4) के हिसाब से ले लो, जिस साल में इनवॉइस बनी, कौन से फाइनेंशियल ईयर में बनी? 25-26 है केस। 24-25 का इनवॉइस 25-26 में, अगला साल 26-27, अगले साल का 30 नवंबर, यहाँ तक आप ले सकते हैं टैक्स क्रेडिट। ये मीनिंग है 30 डेज में इशू। अब वो कह रहे हैं मान लो 30 डेज में इशू ना करे तो उनसे ना करो, जो लेट इनवॉइस की पेनल्टी होती है वो लग जाएगी। इनवॉइस लेट करने की पेनल्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, वो पेनल्टी लगेगी। अब आराम से रीड करके देख लो। इसका भी क्वेश्चन मान के चलो आना चाहिए, इसका भी क्वेश्चन मान के चलिए आना चाहिए। देखो, इनवॉइस कितने टाइम में इशू करनी है? सर्विस लेने के 30 डेज में। ठीक है, और 16(4) का टाइम कब से स्टार्ट होगा? जिस साल में इनवॉइस इशू किया है उसके अगले साल के 30 नवंबर। ये मैंने लिखा हुआ है। देखो, इट इज क्लैरिफाइड इन केस सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। एडवोकेट है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। वेयर टैक्स इज पेड बाय रिसिपिएंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वेयर इनवॉइस इज इशूड बाय रिसिपिएंट ऑफ दिस प्राइस इन अकॉर्डेंस विद 31(3)(f) द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन टाइम लिमिट। आप 16(4) लगाने के लिए तो वो साल लेंगे जिसमें इनवॉइस इशू हुई है, ना कि वो साल लेंगे जिसमें आपको सप्लाई मिली है। टाइम अंडर प्रोविजन दिस विल बी फाइनेंशियल ईयर, अंडरलाइन कर लो, इन विच इनवॉइस हैज़ बीन इशूड। हमने इनवॉइस इशू किया 5 अप्रैल 25 को, सारा कैलकुलेशन इसके हिसाब से, जबकि रिसीव किया हमने सर्विस 24-25 में। ठीक हो गया। ऑफ कोर्स रिवर्स चार्ज वाले को पहले पेमेंट तो करना ही होता है, उसके बिना कैसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा? और अगर वो इनवॉइस इशू नहीं करता, ना करे, इनवॉइस लेट इशू करने का, फिर अब उसके पर लगेगा पेनल्टी, लगेगी, पीनल एक्शन होगा। देखो, क्लियर और नॉट? आगे आ जाओ, अगला भी इसी का पॉइंट है। In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to pay reverse charge, the time of supply shall be earlier of the following date: the date of payment as entered in the books of account of the recipient, the date on which payment is debited in the bank account, the date immediately following 60 days from the date of issue of invoice or any other document by better name called, in lieu thereof by supplier. In cases where invoice is required to be issued by supplier, the date of issue of invoice by recipient. In case where इनवाइस इशूड बाय द रिसिपिएंट। देखो, अब याद करो सेक्शन 13(3), टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट, या जो डेट ऑफ इनवाइस है उससे 60 + 1 डे। यही था ना? दिखाऊँ एक बार बुक में, फिर मैं इसमें चेंज बता दूंगा क्या हुआ है। एक बार देख लो, पेज नंबर 284 निकाल लो, 284। का क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। TOS ऑफ सर्विस इन केस रिवर्स चार्ज 13(3). TOS शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, या तो डेट ऑफ पेमेंट हो, या इनवॉइस की डेट से 60 डेज के बाद अगला दिन। देख लो, ठीक है। ए पार्ट बी पार्ट मिल गया ना क्वेश्चन 1 में, ठीक है। अब अमेंडमेंट क्या आया?
अमेंडमेंट ये आया, गवर्नमेंट से ये प्रोविज़न तो तब है जब इनवॉइस सप्लायर ने इशू की है, ये तब है। और अगर इनवॉइस रिसिपिएंट ने इशू किया है तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहेगा, सेकंड पॉइंट बदला जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट। यानी दो कैटेगरी बना दी अब, एक वो जिसमें इनवॉइस सप्लायर इशू करता है, एक वो जिसमें इनवॉइस रिसिपिएंट इशू करता है। ये दो कैटेगरी बना दी। तो वो जो लिखा हुआ था ना अभी अमेंडमेंट में, वो ये लिखा हुआ है, क्यों कह रहे हैं दो कैटेगरी रहेगी। देखो जो अमेंडमेंट था ना पेज 3 पे, उसमें जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट, डेट ऑफ इशू इनवॉइस बाय रिसिपिएंट इन केस फिर इनवॉइस टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। यानी अब रिवर्स चार्ज में दो कैटेगरी बना करेंगी, सर्विस में, गुड्स में नहीं। ये अमेंडमेंट गुड्स में भी होना चाहिए था, गुड्स में नहीं किया, गुड्स में छोड़ दिया। सेक्शन 12 में नहीं आया अमेंडमेंट, सर्विसेज में आया है। वैसे भी गुड्स का रिवर्स चार्ज सिलेबस में भी नहीं है, वो तो हम वैसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये सर्विसेज में आया, 13(3) में ही आया है। जैसे पेज नंबर 3 है ना, इस पे बुक का पेज लिख लो, पेज नंबर 284 क्वेश्चन नंबर 1। पेज 3 के पॉइंट नंबर 21 के बॉटम पे लिख लो, पेज नंबर 284 ऑफ द बुक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अमेंडमेंट आया। हाँ जी बताओ, क्लियर। अब आओ अगले नंबर पे 22, क्लैरिफिकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल। देखो जो ये शोरूम होते हैं ना गाड़ियों के, तो एक गाड़ी ये रख लेते हैं डेमो के लिए, अल्टीमेटली तो उसको भी बेच देते हैं। तो उससे क्या टेस्टेड मिलेगा, तो गवर्नमेंट का मिल जाएगा, वो तो एक ही बात है। वो गाड़ी अल्टीमेटली तो बिकेगी ही। तो बस ये क्लैरिफाई किया है कि डेमो व्हीकल पर मिल जाए। क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी इनपुट एक्सपेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल विच आर मोटर व्हीकल transport passenger having approved seating capacity not more than 13%, including driver, as demo vehicle are used for authorized for dealers to provide trial run and to demonstrate features of the vehicle to potential buyers. It helps the potential buyer to make a decision to purchase a particular kind of motor vehicle. Therefore, as demo vehicle promotes sale of similar type of motor vehicle, they can be considered to be used by dealer for making further supply of such vehicle. Accordingly, इनपुट एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल इज नॉट ब्लॉक्ड। बस मिल जाएगा। देखो डाउट, इसी तरह का एक क्लैरिफिकेशन हो रहा है, वेदर इनपुट एक्सपेक्टेड ऑन द डक्ट्स एंड मैन होल्स यूज्ड इन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। भाई जो फाइबर केबल है जो अंडरग्राउंड डालते हैं, जहाँ जहाँ मैन होल बनाते हैं, कल को अगर ये कुछ ख़राब हो जाए तो ठीक कैसे करेंगे। तो उस मैन होल को लेके प्रॉब्लम ठीक है, उसका भी टेस्टेड मिल जाएगा, तो कौन से मिल जाएगा, वो तो उसी से कनेक्टेड है। क्लैरिफिकेशन में देखो, डक्ट्स एंड मैन होल्स, जो वायर डालते हैं ना, डक्ट के अंदर वायर डालते हैं, वायर का तो मिलेगा, उसे डक्ट का भी मिल जाएगा, मैन होल का भी मिल जाएगा। जो रिपेयर करना हो तो मैन होल से पर्सन एंट्री करता है। और बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क यूज्ड इन द OFC network is generally laid with the use of PVC ducts sheets in which optical fiber cable are housed and service connectivity manholes which serve as nodes of the network and are necessary for not only laying of optical fiber cable but also their upkeep and maintenance. Accordingly, it is clarified that is not restricted. देखिए, अंडरग्राउंड केबल डालनी है, अंडरग्राउंड खाली केबल डालेंगे खराब हो जाएगी। तो इसके ऊपर कोई डक्ट होनी चाहिए, मोटी डक्ट होनी चाहिए, जिस डक्ट के अंदर ये डाल के फिर पूरा डक्ट इसके अंदर डाला जाएगा। जैसे पानी है, वही पहले पानी का पाइप तो जिसमें से पानी जाएगा, तो इसके लिए एक मोटी डक्ट आएगी। अब वो कह रहे हैं जी जो टेली कम्युनिकेशन है वो तो केबल से होता है, डक्ट तो फालतू है। किसी GST ऑफिसर ने बोला होगा जाओ टेस्टेड नहीं मिलता। फिर जहाँ जहाँ बनाए जाते हैं मैन होल, कि मान लो अंदाज़ा है कि भाई यहाँ ख़राब है तो यहाँ से एंटर करके ठीक करेंगे, यहाँ ख़राब है यहाँ से एंटर करेंगे। जैसे शीवर सिस्टम नहीं होता, तो जहाँ जहाँ मैन होल बनते हैं, ब्लॉक हो जाएगा तो क्या करेंगे, वहाँ से आदमी घुसते हैं।
तो इसलिए उसको मैन होल बोलते हैं। अदर कंट्रीज में तो मशीनें घुसती हैं, रोबोट या मशीनें, इंडिया में तो ह्यूमन बींग जाते हैं और बहुत सारे आते ही नहीं फिर, क्योंकि इतना बड़ा होता है वो पानी में बह जाते हैं और इतना गंदा है, पता नहीं कौन सा जानवर हो क्या नहीं है। तो इसकी बात है, देखो इनका मिल जाएगा, बस इतना लिखा है। ठीक है, डाउट सीख लो। अगला पॉइंट कौन सा? 24 वाला उसमें था, हाँ 30 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, रिवोक होने पर 30 डेज के अंदर अंदर देनी है। अब 25 देखो, कलेक्शन चार्जिंग इंटरेस्ट 53 in case of wrong element of IGST credit and reversal thereof. Issue which arose consideration are whether in the case of wrong element of IGST credited by registered person, reversal thereof for calculation of interest 88B, whether balance ITC available in electronic credit ledger under head of IGST only needs to be considered, or total ITC available in electronic credit ledger under the heads IGST, CGST taken together has to be considered. Since the amount of ITC available in ECL under any of the heads IGST, CGST, SGST can be utilized for payment of liability of IGST, it is the total ITC available in ECL under the heads of IGST, CGST taken together that has to be considered for calculating interest under Rule 88B for determining as to whether the balance in the ECL has fallen below the amount of wrongly availed ITC of IGST, and to what extent the balance in ECL has fallen below the said amount of wrongly availed credit. Thus, in cases where IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed on a certain date, there will not be any interest liability under 53 if during the time period starting from such availment up to the date of such reversal, the balance of ITC in ECL under heads of IGST, CGST, SGST taken together has never fallen below the amount such wrongly availed ITC, even if available balance of IGST credit in ECL individually falls below the amount of such wrongly availed IGST credit. However, where balance of ITC under the heads of IGST, CGST, SGST or of ECL taken together falls below such wrongly availed amount of IGST credit, then will the amount to the utilization of such wrongly availed IGST credit and extent of utilization will be the extent to which the total balance in ECL under heads of IGST, CGST taken together falls below such amount of wrongly availed IGST credit and will attract interest. देखो इसको एग्जाम्पल से मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे इनपुट टेस्ट क्रेडिट लेजर में CGST है 5 लाख क्रेडिट, SGST है 5 लाख, IGST नहीं है, लेकिन मैंने गलती से रोंगली जानबूझ के IGST अवेल कर लिया 6 लाख, यूज़ नहीं किया, फिर तो आपको ही पता कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझसे ले लिया कोई, यूज़ नहीं किया, यूज़ करोगे तो अब मैंने यूज़ कर लिया और यूज़ कर लिया 8 लाख। तो क्वेश्चन है क्या 2 लाख पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ 2 लाख पे क्यों लगेगा, मेरे पास ये भी तो बचा हुआ है 10 लाख, ये भी तो देखो। जीएसटी ऑफिसर कह रहा है ये क्यों देखें, गलत तुमने ये यूज़ किया था तो इसको देखेंगे। तो मैंने कहा भाई इसको भी तो IGST से यूज हो जाता है, ये भी तो IGST से यूज हो जाता है, ये तो IGST ही समझो आप। तो गोम से अलाउ क्लैरिफाई कर देते हैं, इसको मिला के देखा जाएगा। मिला के देखूँगा तो मेरे पास टैक्स रेट कितना बना 10 और 6 16, अवेल कितना किया 8, तो 8 भी बचा हुआ है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं 16 से ज़्यादा अवेल कर जाऊँ 18 तो 2 लाख पे लगेगा। यानी जो आपने IGST रोंगली को अवेल किया है, खाली IGST नहीं बाकी भी GST मिला के देख लो, क्योंकि इससे एडजस्ट हो जाता है। टोटल से ज़्यादा अवेल किया तो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। आप एक बार रीड करके देखो, बात इतनी सी है, बस जरा लंबा करके बताया हुआ है।
क्योंकि जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी हम यूज़ कर सकते हैं ना जीएसटी के अगेंस्ट, तो सब मिला के देखेंगे हम। ठीक है, डाउट यहाँ तक? Whether the credit of compensation is available in ECL shall be taken to consider while consider the balance of ECL for the purpose of calculating interest to wrongly availed and utilized IGST credit, since ITC compensation can be utilized only towards payment of cess. देखो सेस का तो ITC सेस से यूज होता है, वो नहीं देखना. Thus credit of compensation can not be utilized for payment of any tax under the CGST, SGST heads and reversal of credit under the head accordingly. Credit of compensation available initial cannot be. मुझसे आप टेस्ट रेट सारे ले लो, नहीं जो कंपेंसेशन सेस है वो नहीं लेना, क्योंकि कंपेंसेशन सेस तो कंपेंसेशन सेस से एडजस्ट होती है और कहीं से नहीं होती. तो पहले ब्रेक करें, ब्रेक ख़त्म. ऐसे जल्दी से नहीं होगा, कम से कम 1-1.25 घंटा मिनिमम. नहीं ऐसे नहीं है, समझाना पड़ेगा सारा मुझे. इसको आराम से ब्रेक करके आराम से करेंगे. इसको समझाना पड़ेगा ना, लिखने में तो मैं 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन फिर वो समझ नहीं आएगा, आपको एग्जाम में ना दिक्कत बहुत आएगी. और फिर मुझे इनकम टैक्स का भी तो बताना है. देखो पेज नंबर 5 पर कौन सा 26 पॉइंट था. रूल 88B वेयर एन अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इलेक्ट्रॉनिक लेजर पोजीशन सब्सक्रिप्शन 49 ओनली बिफोर ड्यू डेट फाइनल रिटर्न बट इज डेबिटेड फ्रॉम द सेड लेजर फॉर पेमेंट टैक्स व्हाइल फाइलिंग सेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट. द सेड अमाउंट shall not be taken into consideration while computing such interest. The said amount is lying in the said ledger on the due date till the date of its debit at the time of filing return. एक बार जरा रीड करो. देखो इसका एग्जांपल ये है कि आज है 20 अगस्त 25, जुलाई 25 की मैंने रिटर्न भरनी है. ठीक है, मेरे पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस है 12 लाख, टैक्स बनता है मेरा 20 लाख, तो मैंने रिटर्न नहीं भरी क्योंकि पैसा ही नहीं है मेरे पास. रिटर्न मैंने भरी 30 अगस्त 25 को, 12 लाख यहाँ से ले लिया, 8 लाख कैश जमा करा दिया. तो इस जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12 पे लगेगा, 8 पे लगेगा कि 20 पे लगेगा, है ना. ये बात तो पहले डिस्कस कर ली थी. कितने में लगेगा? 8 पे. ठीक है, 10 दिन का लग जाएगा. अब इससे क्लैरिफिकेशन ये आया है कि 12 का तो क्रेडिट लेजर में था, 6 लाख का कैश लेजर में भी था. नहीं मैंने पेमेंट नहीं कर पाया, पेमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी. तो मैंने 30 तारीख को जो पेमेंट किया है वो ऐसे किया, 12 और 6 18, 2 लाख का पेमेंट और कर दिया. 12 6 18, 2 का और 20 हो गए ना पूरे. तो इसमें इंटरेस्ट 8 लाख पे लगेगा कि 2 लाख पे लगेगा. अब जो एक्ट में लिखा था वो तो लिखा था भी क्रेडिट को छोड़ करके, क्रेडिट लेजर के बैलेंस को छोड़ करके बाकी पे लगेगा, लेकिन 6 मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ था. अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि क्रेडिट वाला भी छोड़ दो और जो कैश जमा करा है वो भी छोड़ दो, जो डिफरेंस है उसके ऊपर लगेगा. देखो जरा पढ़ के, ये लिखा हुआ है वेयर एनी अमाउंट क्रेडिट कैश लेजर. क्रेडिट लेजर वाली बात तो पहले ही क्लियर कर दी थी, अब कैश वाली और क्लियर कर दी. अगर आपके कैश लेजर में कोई बैलेंस है जो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपने डाल दिया था, लेकिन वो पेमेंट कब हुआ है, बट इज डेबिटेड टू सेड लेजर फॉर पेमेंट टैक्स व्हाइल फाइलिंग रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट. रिटर्न आप भर रहे हो 30 तारीख को, तो 6 लाख निकला 30 तारीख को, साथ में डिफरेंस और निकला, तो इंटरेस्ट कितने में चार्ज करें. तो इंटरेस्ट चार्ज करते हुए इस 6 लाख को भी लेस कर दिया जाएगा,
said amount shall not be taken while computing such interest if the said amount is lying in the said ledger from the due date till the date. बस ये क्लैरिफाई किया। ये तो अंडरस्टूड भी है भाई, जितना कैश में जमा करा दिया उस पर क्यों लगेगा। देखिए डाउट के अंदर। अब आपका कोई फुल सिलेबस टेस्ट डाला हुआ है उस पर हमारी साइट पे? चलो डला हुआ ठीक है, इधर डलवा दूंगा मैं, ठीक है, जीएसटी इनकम टैक्स को मिला के। अब देखो, लेट फी फॉर फाइलिंग रिटर्न बियॉन्ड प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। जो वो किया था ना, रिटर्न लेट हो जाएगी 25 रुपये पर डे, नील रिटर्न है 10 रुपये पर डे, मैक्सिमम इतना, वो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस से हटा दिया। था तो ज़रा सही पार्ट, लेकिन चलो जो भी हट गया, कुछ तो हटा। वो अब याद करने की जरूरत नहीं, रिटर्न लेट होने पर पेनल्टी कितनी, ठीक है। आगे देखो, सेक्शन 9 इन प्लेस ऑफ एल्कोहलिक लिक्कर। एल्कोहलिक लिक्कर याद आ गया, उसके साथ कुछ और भी ऐड कर दिया। द फुल एक्सप्रेशन शैल बी एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड अन डीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और एक्टिवेटेड स्पिरिट यूज फ्रॉम मैन्युफैक्चर अल्कोहलिक लिक्कर, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये शायद मैंने बता भी दिया था ना क्लास में। दूसरा और देख लो, एल्कोहल बताओ क्या काम आता है। एल्कोहल पीने के भी काम आता है अल्कोहलिक लिक्कर, और मेडिसिन में बहुत काम आता है। और जो स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट कहीं कट लग जाए या इंजेक्शन लगाना पहले साफ करते हैं, स्पिरिट से करते हैं, तो वो भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। तो जो अल्कोहल होता है उसमें हम कुछ प्रोसेस करके उसको डीनेचर्ड कर देते हैं, डीनेचर्ड। अब ये एल्कोहलिक लिक्कर में काम नहीं आ सकता, इसका नेचर बदल दिया, डीनेचर्ड कर दिया। ये सिर्फ स्पिरिट वगैरह या इंडस्ट्रियल पर्पस में काम आएगा, डीनेचर्ड है, ठीक है। तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, हाँ, लेकिन डीनेचर्ड को दोबारा से फिर अनडीनेचर्ड कर दिया, यानी वो ही फिर पहले वाला दोबारा फिर बना दिया एल्कोहलिक लिक्कर वाला, तो अब नहीं लगेगा। अनडीनेचर्ड यानी नॉर्मल अल्कोहल बन गया। नॉर्मल अल्कोहल है, उसका नेचर बदला डीनेचर्ड। अब ये स्पिरिट वगैरह में काम आएगा, फैक्ट्री में काम आएगा। उसके आगे फिर क्या लगा दिया, अनडीनेचर्ड, तो वही ओरिजिनल अल्कोहल बन गया। तो अल्कोहल ही तो रहेगा, अल्कोहलिक लिक्कर ही तो रहेगी, तो अब इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन 6 में भी अमेंडमेंट आया और 9 में भी, दोनों में था ना, दोनों में आया, समझ गए ना। अनडीनेचर्ड, तो ये तो वही है अल्कोहलिक लिक्कर वाला। डीनेचर्ड पे नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा डीनेचर्ड है तो समझ जाना इंडस्ट्रियल पर्पज़ का अल्कोहल है। अल्कोहल के तो बहुत यूज है। वैसे वो जो हम कप सिरप पीते हैं ना, उसमें भी अल्कोहल होता है। इसलिए आप देखो, कप सिरप पीने के बाद सर घूमना शुरू हो जाता है, थोड़ी नींद आती है, और कुछ लोग उसी को नशे में लेते हैं कि नशे करने के लिए यही पी लो, जब दिल में आए 4 चम्मच पी लो, अच्छे भले से ही होने पे भी कुछ उसमें ऐसा आता है इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। अब आ जाओ आगे। पावर नॉट टू रिकवर गुड सर्विस नॉट लेविड शॉर्ट लेविड रिजल्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिस 11A। 2 सेक्शन आ गए, 11A और 6A। 11A आया CGST में, 6A आया IGST में। लिखा सेम है, इसको कर ले या इसको कर लो, लिखा इसी में। और GST से पहले 1717 से पहले था, एक्साइज लॉ में था। हमने एक्साइज लॉ में से 20 साल पढ़ाया है, और GST में इसको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अब याद आया, ओहो ये तो रह गया। ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जैसे सपोज आप मुझसे पूछें कि सर कल हमें आना है, तो मैंने रेस्पॉन्स ये दिया, आपने कहा सर कल में आना है। अब बताओ इसका क्या मतलब है। इन्होंने कहा इसका मतलब आना है, इन्होंने कहा नहीं आना, इसने कहा आना नहीं आना, आना है नहीं आना। सबके अलग अलग ओपिनियन आएंगे ना। तो लेट्स सी 5 स्टूडेंट ने कहा आना है और एक ने कहा नहीं आना, और रियलिटी में नहीं आना था और 5 ही आ गए अगली क्लास में। बताओ इन 5 का मैं क्या करूं।
तो वो कह रहे हैं जी प्रैक्टिस के हिसाब से गलती हो गई, हमारी भी गलती है, मेरी भी गलती है, मैंने जवाब नहीं दिया। और प्रैक्टिस में एक ने गलती नहीं की, मेजॉरिटी ने गलती की है, इनको सबको माफ़ कर दो। एक गलती करता तो पकड़ लेते उसको भी, तूने अकेले ने क्यों की, बाकियों ने क्यों नहीं की? सबने ही गलती कर दी है, जाने दो। या तो जीएसटी कम ले लिया या ज़्यादा ले लिया या लिया ही नहीं, जनरल प्रैक्टिस। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, आज तक जो हुआ सो हुआ, माफ़, आगे से ध्यान रखना, जब भी मैं जवाब ना दूँ इसका मतलब है नहीं आना। क्लैरिफाई करती है, ये सेक्शन है। और ऐसे बहुत पॉइंट है जो लोगों को क्लियर नहीं है। पता लगा सारी गलती किए जा रहे हैं, 4 करोड़ लोगों ने गलती कर दी। 4 करोड़ का गवर्नमेंट क्या कर लेगी? 4 करोड़ कह रही है हमने चार्ज किया, तो चार्ज करना था। वो जी इनसे पूछ लो, इन्होंने भी नहीं किया, इनसे पूछ लो, इन्होंने भी, इनसे पूछ लो। उससे किसी ने भी नहीं चार्ज किया, छोड़ो फिर रहने दो, अगली बार चार्ज कर लेना। ये सेक्शन है, आप पढ़ के देखो जरा, 11A और 6 है। मतलब जो गलती हो गई सो हो गई, चाहे कम चाहे ज़्यादा, चाहे बिल्कुल नहीं, चाहे ये चाहे वो। उससे ज़्यादा ले लिया तो हम भी वापस नहीं करेंगे, ले लिया सो ले लिया। अच्छा, पेज नंबर 6 पे वो दोबारा फिर आ गया, 13.3 अभी बताया ना रिवर्स चार्ज में, वो दोबारा फिर आ गया कि 2 केस बनेंगे, एक में इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया है और एक में रिसिपेंट ने। रेपिटेशन हो गया, ठीक है, देख लो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। 13.3 अभी जो करवाया था, 2 केस बनाना, इनवॉइस किसने इशू किया अलग अलग आंसर आएगा, रिसिपेंट ने किया तो अलग आएगा और किया तो अलग आएगा। लेकिन गुड्स में चेंज नहीं किया सेक्शन 12 में, उसमें वही है। वैसे गुड्स का सिलेबस में भी नहीं है हमारे, इंस्टीट्यूट ने साफ लिखा हो तो वैसे ही थोड़ा मोटा कर लेते हैं गुड्स का। अब इनकम टैक्स का करवाऊँ, है ना। देखो इनकम टैक्स में ना एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करेंगे, उससे 2 मिनट में आपको बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। है रजिस्टर वगैरह है, अगर नहीं भी हो तो इसमें भी लिख लेना तो काम चल जाएगा, इतने में भी चल जाएगा, अगर है तो बढ़िया है। और नहीं तो पेज 7 पे तो पूरा ही खाली है, बैक में भी तो खाली होगा। लिखो अब एक क्वेश्चन, मिस्टर एक्सपेंसिव लैंड ओन 171 rupees 2 lakh, sold it on 1724 110 lakh, compute टैक्स लायबिलिटी। देखो हमने कहा था, अच्छा 18 कर लो। देखो हमने कहा था ये 23 जुलाई के बाद आपकी मर्जी इंडेक्स लगा के 20% कर लेना, बिना इंडेक्स से 12.5 कर लेना। इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि जो इनकम निकालेंगे ना, इनकम तो बिना इंडेक्स ही निकालनी है, इनकम इंडेक्स लगा के नहीं निकालनी। और जब इनकम आ जाएगी टैक्स निकालोगे तो टैक्स 2 तरह से निकाल के देख लेना, एक बार इंडेक्स लगा के, एक बार हटा के, जो भी कम हो। तो प्रेजेंटेशन इसका ये बन जाएगा, मैं कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लो। प्रीवियस ईयर 24-25 एफवीसी लेना 100 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना 2 लाख, नहीं सॉरी 110, और कैपिटल लेना 108, जीटीआई टीआई लेना 108 लाख। इंडेक्स लगा के इनकम नहीं निकालनी, टैक्स निकालते हुए 2 तरह से निकालेंगे। अब देखो टैक्स निकाल लेते हैं। एक सिस्टम है 108, नॉर्मली इनकम नहीं है, मैं इसको 115 BSE से सॉल्व कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट से, इंटू करो 12.5, बताना जरा कितना, विदाउट सरचार्ज विदाउट ईसी कितना। दूसरा करना, यहाँ वर्किंग नोट में भी पार्ट बनाना, एफपीसी लेना 110। अब इंडेक्स कॉस्ट बताओ कितनी है,
इंडेक्स कॉस्ट बता दो, 2 लाख का इंडेक्स करके बताना कितना बना। 7,26,000 इतना, हाँ 000 तो आ जाएगा। और बैलेंस आ गया 102.74, ठीक है। इसमें से लेस करो 3 लाख, फिर ले लो 20%, कितना बना 19.948 या 0948, 90,94,000। आगे 800 दोनों में से लोअर कौन सा है, ये वाला, ये ले लो 13,12,500। अब इस इनकम के हिसाब से सरचार्ज लगा दो। सरचार्ज कितना 15%, कितना HEC भी जोड़ दी 15,09,375, राउंड ऑफ करके हो जाएगा 380। तो पहले मैंने क्या बताया था कि एक बार ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार ऐसे, लेकिन नहीं, इनकम तक विदाउट सरचार्ज इसके हिसाब से लगेगा। बाई चांस से इनकम 100 से कम आ जाती, ये वाली, तो 100 से कम तो सरचार्ज 10 बनता है, 100 ज़्यादा 15, तो इसके हिसाब से फैसला होगा सरचार्ज का, इसके हिसाब से नहीं होगा। कुछ केसेस में ऐसा हो जाएगा कि ये इनकम तो चली जाएगी 100 के ऊपर, ये आ जाएगी 100 के नीचे, 100 के नीचे तो 10% है, ये बताते, इसके हिसाब से फैसला होगा। मुझसे इनकम इसके हिसाब से, सरचार्ज इसके हिसाब से, टैक्स आपकी मर्जी है, जो लो वाले ले लो। और मान लो इसमें लॉस आ जाए तो लॉस का सेटअप कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट से हमने इंडेक्स लगाने के बाद सिर्फ आपको बेनिफिट ये दिया है कि लोअर टैक्स ले लो बस, और कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे तो लॉस का बेनिफिट मिलेगा, मान लो इसमें लॉस आ जाए, इस वाले में लॉस आ जाए, वो तो मिलेगा कैरी फॉरवर्ड, इसमें आ जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए इंक्लूड होगा। इनकम के लिए भी ये नहीं आएगा, सरचार्ज के लिए भी ये नहीं आएगा, लॉस के लिए भी ये नहीं आएगा, ये सिर्फ टैक्स के लिए आएगा। ये सब पर्पज़ के लिए आएगा, इनकम के भी लिए आएगा, सरचार्ज के लिए भी आएगा, लॉस के लिए भी आएगा। ये पॉइंट है। तो बुक में मैंने 6-7 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिए, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूँगा, वहाँ से और देख लेना। स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दिए, सॉल्यूशन पूरा शेयर कर दूँगा। टोटल इनकम आएगी नहीं, टोटल इनकम ऑप्शन 2 में निकालनी नहीं है ना, इनकम यही निकालनी है, इसमें टैक्स निकालने के लिए यूज़ करना है। टोटल इनकम में तो सारी इनकम आती है, ये खाली इसका निकालना है कैपिटल गेन का। मान लो 4 इनकम और हो तो इसमें 4 इनकम और आएंगी, इसमें नहीं आएंगी, इसमें खाली कैपिटल गेन के हिसाब से लिखेंगे। उसी में तो इंडेक्सेशन करेंगे और क्या करेंगे, यही तो डिफरेंस है। ये विदाउट इंडेक्स है, विद इंडेक्स है। वो तो ये कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन को इंडेक्स में करते हैं, कॉस्ट को करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, करके देखो। Mr. X purchased land 1421 rupees 5 lakh. Sold rupees 110 lakh on 1/8/24. Income under the head house property rupees 15 lakh. Compute income and tax. Assessment year 25-26, default regime
बस ये करके देख लो, पता लग जाएगा। ये नीचे कैसे होता है? नहीं, मेरे को कितना भरोसा है। 3 लाख लेस नहीं होगा क्योंकि बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, हाउस प्रॉपर्टी भी है ना, इसलिए अभी नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ उसकी कंसीडर कर रहा हूँ। ऑप्शन 2 प्रेजेंट टैक्सेशन है ना, मैं पूरा लिख के कर रहा हूँ, बीच में कोई पॉइंट हो तो देख लियो। मैं अलग से बता दूँगा भाई, ये आई से समझते हो ना, इंडेक्स वाला पता है भाई, सर का समझना भी दे दो। हाँ भाई, एक बोले शॉर्ट के लिए ये निकाला कैसे, ये भी दिखाऊँ? 37 आ रहा है, सर मैंने निकाला कैसे? 5 लाख 46 3 डिवाइड बाय 100। मैं पहले एक लोगों पढ़ता था, वो सुनता था। पता ताने सुनने वाला है। हाँ, दोनों को 15 लगेगा।
टोटल इनकम से ही सरकार डिसाइड करेगा। अब जो टैक्स की बात है, एक बार इंडेक्स वाले का टैक्स निकालो, साढ़े 12 ग्रॉस रेट वाले का, एक बार टैक्स जो दोनों से निकालो। अब उसके बाद इंडेक्स वाला कैलकुलेट छोड़ दो, उससे बाई चांस लॉस आता है, लॉस छोड़ दो, उसको टैक्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। विदाउट इंडेक्स वाले लॉस आएगा, इंडेक्स वाले में आएगा तो वो से आप टैक्स ले लेते हो, टैक्स में जाएगा टोटल इनकम तक आ गया ना। टोटल इनकम तक तो हमने इंडेक्स की बात ही नहीं की, अब टैक्स निकालते हैं। अब इसमें आ रहा है इतना और इसमें आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है टैक्स, इसमें आ रहा है इतना, तो दोनों में से लोअर किस में है, ऑप्शन 1 में 13,12,500, तो वो वाला टैक्स ले लेंगे 13,12,500। हाउस प्रॉपर्टी का तो जो है वो है, और ऐड कर लो, और HEC सरचार्ज उसी के हिसाब से लगना है जो बिना इंडेक्स वाली इनकम उसके हिसाब से लगे, ठीक है। अब इसमें डाउट देख लो क्या है। और इनकम टैक्स में कोई चेंज है नहीं, और आपकी जो मैंने मटेरियल दिया इनकम टैक्स वाला ये देख लेना, ये सब किया हुआ है आपका। फिर भी कोई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। GST कहाँ, बाईबैक वाला क्या, बाईबैक में तो 3 तरह से कैलकुलेशन होती है, वो पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा, फिर उसमें से डाउट पूछना पड़ेगा। वो पूरा टेबल आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। 3 सिचुएशंस हैं, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, वो पूरा स्टडी करना पड़ेगा, या लेक्चर से एक बार पूरा देखना पड़ेगा, ऐसे बताने से नहीं पता लगेगा। वो या तो तुमने लेक्चर मिस किया होगा, एक बार लेक्चर पूरा देख लो, लेक्चर ना आराम से एक बार डबल चेक कर लो, फिर जो डाउट बच जाए तो पूछ लेना, है ना। और क्या था, ठीक है। और एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो मई का अभी वो आ गया है सजेस्टेड आंसर, वो सारी सॉल्व कर लेना, बिना आंसर देखे सॉल्व करके देखना एक बार। तो जो ना सॉल्व हो वो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। एग्ज़ाम के पहले सॉल्व कर लो सारे, फिर बाकी कर लो। एग्ज़ाम के सारे सजेस्टेड लेके सारे सॉल्व, जितने बुक में दे रखे हैं बुक में, मे वाला तो अभी बुक में आया नहीं, तो वो फिर डायरेक्ट वहाँ से शूट से लेके देख लेना। उसमें जो डाउट है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, कुछ हो रहा है तो बता देना, वो फिर मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा। अगर सबको जरूरत हुई तो ग्रुप में बता दूंगा, पर्टिकुलरली किसी को पूछना हुआ तो पर्टिकुलरली बता दूंगा। सैलरी में ऐसा है कि जैसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉई था ना, जो लिमिट थी 50,000 की, ध्यान आ रहा स्पेसिफाइड एम्प्लॉई में, और दूसरी ओर मेडिकल फैसिलिटी में 2 लाख, वो गवर्नमेंट कह रही है हम इसको चेंज करेंगे, वेट फॉर नोटिफिकेशन। पहले तो गवर्नमेंट का नहीं आया, फिर सीएचडी बताएगी एप्लीकेबल और नॉट, तो मुझे लगता नहीं सितंबर के लिए किसी भी हालत में एप्लीकेबल होगा, इम्पॉसिबल। जनवरी के लिए तो हो सकता है। तो जैसे वो क्लैरिफिकेशन आएगा इमीडिएटली मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ज़रूरत हुई तो मैं क्लास दे दूँगा, पर मुझे लगता नहीं सितंबर के लिए होगा, वो जनवरी होगा या मई 26 होगा। वो जो हम बात नहीं करते स्पेसिफाइड की लिमिट बहुत कम है 50,000, इसमें तो कोई आता ही नहीं, वो अब जाके चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं एक्ट में ये बात आ गई है चेंज कर देंगे, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आएगा तो गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। और क्या रह गया, और कुछ नहीं याद ना। देखो अगर इंडेक्स लगा के लॉस आएगा उसका सर्टिफिकेट रिपोर्ट नहीं मिलेगा, बिना इंडेक्स के लॉस आएगा तो मिलेगा, तो वो सर्टिफिकेट रिपोर्ट कर सकते हैं। वो तो जो नॉर्मल सिस्टम होता है ना सर्टिफिकेट का विदिन सेम हेड वाला, वो लगेगा। और बाईबैक के 3 सिचुएशन थी, 2 तो है पहले की, इस डेट से पहले की, तीसरी और है, वो पूरा लेक्चर देख के आपको समझना पड़ेगा, इसमें ये, इसमें फिर उसमें मैंने सब रीजन भी बता रखे थे कि ऐसा क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ है, वो भी सारा देखना पड़ेगा।
देख लो, कुछ रहा तो नहीं ना और कुछ, बाकी ये तो आप रीड कर ही लोगे। और बुक जो नई आई है जीएसटी की, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने अपलोड किया है साइट पे, बट आई डोंट थिंक यू नीड इट। वो पहले वाली और इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसमें ये जो अमेंडमेंट मैंने भी करवाए ना, वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो गए। ठीक है, इसमें बस वो चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड है, आप वाले में चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। और वैसे अपलोड भी कर दिया मैंने साइट पे, वहाँ से देख सकते हो।